क्लोज पाथ 0। क्या ये आप प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 है? ये प्रूव अगरचे बुक में किया नहीं है, लेकिन कराया इसलिए जाता है कि उसने स्टेटमेंट में पूछा है कि क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 है, मगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्लोज पाथ पहले किसे बोलते हैं? मैंने बताया कि बुक में नजर नहीं आएगा। सर काइंडली ये इन्फॉर्म कर दें ये कौन सा टॉपिक आप स्टार्ट करवा रहे हैं? क्लोज पाथ कहते हैं पाथ इन विच ए सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन। पाथ इन विच a system returns to its initial position. Returns to its initial position. एक ऐसा पाथ जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाए, इनिशियल पोजीशन में रिटर्न करे, उस पाथ को हम क्लोज पाथ बोलते हैं। जहां से चले वहां वापस आ जाए तो उस पाथ को क्लोज पाथ कहा जाता है। मसलन इस ए से स्टार्ट करें ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, डी चले जाएं, डी से बी चले आए। कल भी ये बनाई थी डायग्राम, ए से डी, डी से बी, बी से इधर सी आ जाए और सी से वापस ए आ जाए, बी से सी और सी से वापस ए आ जाए, तो ये क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ इसीलिए है कि ए से स्टार्ट किया था, वापस ए पे आ गए, मगर ये भी मैंने बताया कि सर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अब आप बारी बारी वर्क मेजर करेंगे, वर्क फ्रॉम ए टू बी। फार्मूला बनेगा mgh cos 90। कल भी आपको कहा था कि हॉरिजॉन्टली ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो ये रेट mg है, mg और मूवमेंट के दरमियान एंगल 90 का है। जब mgh cos 90 लिखा तो आंसर 0 हो गया, ए से डी। दूसरा पार्ट देखें कि वर्क फ्रॉम डी टू डी क्या है। डी टू डी में देखा कि मूवमेंट अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है। मूवमेंट अपवर्ड है और वेट डाउनवर्ड है। मूवमेंट और वेट एक दूसरे के अपोजिट है, तो mgh cos 180 बना माइनस mgh। mgh cos 90 ए से डी है, डी से बी है, mgh cos 180 माइनस mgh बना। अब आप मेजर करेंगे बी से ए, बी से सी, सॉरी, तो वर्क फ्रॉम बी टू सी जब मेजर करेंगे तो mgh cos 90 ही रहना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार बार बता रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल पाथ पे ये वेट mg है, वेट और मूवमेंट में एंगल 90। ग्रेविटी का इफेक्ट एक्स पे नहीं होता, ग्रेविटी का इफेक्ट वाई पे होता। तो आप देखें ए से डी भी 0 था और बी से सी भी 0 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाथ है। मेजर कहां पे हुआ है? डी से बी, जहां 180 था, अपोजिट था, माइनस mgh है। और आप आखिर में वर्क फ्रॉम ए टू सी, सी टू ए, वर्क फ्रॉम सी टू ए, इस तरह गौर करें कि मूवमेंट डाउनवर्ड है। ये मूवमेंट है, सी टू ए मूवमेंट है। अगर मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है या हाइट डाउनवर्ड है तो वेट भी डाउनवर्ड है। तो ये वो पाथ है जिसके ऊपर आप देखेंगे पैरेलल बन रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और हाइट वेट के पैरेलल बन रहे हैं।
पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होता है, तो आप लिखोगे MGH cos 0, cos 0 1 होता है, इसलिए वर्क फ्रॉम C to A आ जाता है MGH। cos 0 1 है तो वर्क फ्रॉम C to A MGH आ जाता है। तो आप देखें A से D 0 है, B से D माइनस MGH है, D to C 0 है, C to A प्लस MGH है। तो टोटल वर्क मेजर कर लेते हैं। जब हम टोटल वर्क मेजर करते हैं तो टोटल वर्क में सबका सम आ जाएगा, सबको ऐड करें, पहला हिस्सा 0, दूसरा माइनस MGH, तीसरा प्लस MGH, ठीक है ना। माइनस पहला 0, दूसरा माइनस MGH, तीसरा 0 और चौथा आखिरी प्लस MGH। तो MGH और माइनस MGH कट गए तो आंसर 0 है। इसका मतलब क्लोज पाथ में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, क्लोज पाथ में ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर वर्क डन 0 आता है। तो ये शार्ट के तौर पे आ सकता है, थ्योरी में नहीं। अभी तक 4 में जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें थ्योरी का एक ही टॉपिक है जो कल पढ़ा था, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद आ जाते हैं एनर्जी की डेफिनेशन। एनर्जी की डेफिनेशन, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी ऑफ बॉडी, ability of body to do work, ability of body to do work called energy। वर्क की, काम की एबिलिटी को एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी की बेसिक टाइप्स तो 2 हैं, वैसे ढेर सारी टाइप्स हैं, बेसिक 2 हैं। उनमें फर्स्ट वन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट वन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी स्टेटमेंट है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज। अगर पोजीशन चेंज की वजह से वर्क हो, अगर पोजीशन चेंज की वजह से वर्क हो, उस वक्त जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोजीशन चेंज की वजह से वर्क, मसलन ये ग्राउंड सरफेस है, यहां से आप ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने हैं, ऑब्जेक्ट का मास m है, ग्राउंड सरफेस से लिफ्ट करो, इस से हाइट है, मास से हाइट बेस है। अगर आप वर्क लिखते हैं, वर्क तो इस हाइट की वजह से आना है, तो आप लिखते हैं कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट की जगह एज। कल से मैं बता रहा हूं कि जब x से दो तो फोर्स को वेट के बराबर लेते हैं, mg कहते हैं। अगर आप फोर्स को mg कह रहे हैं तो बराबर है mg एज। क्योंकि इस वर्क की वजह से, इस एनर्जी की वजह से पोजीशन चेंज हुई है, तो इसे पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mg एज। हमें ये बताना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट के डायरेक्ट होती है, जो जो हाइट चेंज हो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। हाइट ही असल में पोटेंशियल एनर्जी है। हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसके बाद दूसरी टाइप में काइनेटिक एनर्जी आती है, सेकंड टाइप में आती है काइनेटिक एनर्जी। इसे कहते हैं एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन,
ability of body to do work due to its motion. अगर मोशन की वजह से वर्क हो, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं. Ability of body to do work due to its motion. काइनेटिक एनर्जी के लिए आप लिखते होगे ऑब्जेक्ट का मास इक्वल्स टू m है. ऑब्जेक्ट का मास इक्वल्स टू m है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. उसकी पहले इनिशियल स्पीड बताओ. उसकी इनिशियल स्पीड v के बराबर है, इसको हम vi कहते हैं, v के बराबर. ऑब्जेक्ट का मास है, इनिशियल स्पीड v है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स F. ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स F. फ्रिक्शनल फोर्स F के बाद उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाती है. फाइनल स्पीड 0 हो जाती. थर्ड इक्वेशन आप लगा के काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं. 2as equals to vx square minus vi square. 2as equals to vx square minus vi square. 2 क्रॉस a को हम माइनस f ओवर m बोलेंगे. माइनस f ओवर m इसलिए कहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स सेकंड लॉ के मुताबिक a f ओवर m होता है, यहाँ माइनस f ओवर m. साथ s vf 0 है और vi v का स्क्वायर है. vf 0 है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी फाइनल स्पीड 0 थी. माइनस से माइनस कैंसिल कर दें. Fs इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. क्योंकि ये वर्क डन ड्यू टू इट्स मोशन है, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर बन जाता है. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. वैसे कहते हैं ये स्केलर क्वांटिटी है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए कि v स्क्वायर को आप v डॉट v भी लिख सकते हैं. स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा था कि a डॉट a स्क्वायर होता है. इसी तरह v डॉट v भी v स्क्वायर होता है. v डॉट v स्क्वायर होता है, सॉरी v स्क्वायर. इसका मतलब मैं काइनेटिक एनर्जी को यूं भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v डॉट v. काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m v डॉट v. ये काइनेटिक एनर्जी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट है, और जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. अब इनमें से कोई अगर एमसीक्यू देखें जो पास पेपर में आया हो, तो उसमें एक क्वेश्चन तो यूं आया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के इक्वल है, तो वेलोसिटी का आंसर क्या है? काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम के इक्वल है तो वेलोसिटी का आंसर क्या है? देखिए बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है और मोमेंटम mv है. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है और मोमेंटम जो है वो mv है. अब उसमें आप ये करते हैं कि एक m से एक m कैंसिल हो जाता है ना, एक v से v कैंसिल हो. देखें, एक m से m कैंसिल हो गया, एक v से v कैंसिल हो गया, तो यहां से v फाइंड करें 2 मीटर पर सेकंड आ रही, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो. वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड आ रही. इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें दूसरा.
सेकंड क्वेश्चन में वो ये कहते हैं कि अगर मास साफ हो जाए और वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, मास साफ हो जाए, वेलोसिटी डबल हो जाए, मास साफ हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी। बाय डबलिंग मास and by making velocity, sorry, by doubling mass and by making velocity half, kinetic energy become, mass को डबल कर दें और वेलोसिटी को हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। टॉपिक नेम एनर्जी है और चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। किसी ने पूछा है टॉपिक नेम और चैप्टर। टॉपिक नेम तो नजर आ रहे हैं, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो तो लिखे हुए हैं। अगर देख रहे हैं तो चैप्टर 4 है, तो नया स्टूडेंट है। By doubling mass and by making velocity half, kinetic energy become, kinetic energy equals to half mv square। अब देखिए mass के डायरेक्ट है, अगर ये mass के डायरेक्ट है तो mass तो डबल हुआ है, kinetic energy भी डबल हो गई। उसके बाद v स्क्वायर के डायरेक्ट, उसके बाद v स्क्वायर के डायरेक्ट। अगर मैं v को हाफ करूं, हाफ का स्क्वायर भी लेना है, हाफ का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गई स्पीड की वजह से। फिर सुनो, मास डबल हुआ तो डबल हो गई, और अगर वेलोसिटी हाफ हुई, स्पीड हाफ हुई, तो स्पीड हाफ होने का मतलब हाफ का स्क्वायर 1/4 हो, 1/4 हो गई 1/4, और ये 2 कैंसिल करें तो आंसर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई। तो मास डबल किया, स्पीड हाफ की, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो। इस हमने मास डबल किया, डबल हुई, स्पीड हाफ की तो हाफ का स्क्वायर 1/4 हुई, 2 और 4 कैंसिल करें, नीचे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ हो। नेक्स्ट वन है कि वेलोसिटी v वेक्टर फॉर्म में 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 3j, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस 3j, मास इक्वल्स टू 1 kg, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसका बेहतर हल ये है कि आप पहले वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालें, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल के फिर ही काइनेटिक एनर्जी का आंसर आएगा। चैप्टर 2 में पढ़ा था कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आई जे में कैसे फाइंड करते हैं। ये है ना वेलोसिटी 2i प्लस 3j, मैंने मैग्नीट्यूड लेनी है, एरो नहीं डालना, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। मैग्नीट्यूड का तरीका यही पढ़ा था, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर अंडर रूट। i के साथ x कंपोनेंट है, j के साथ y कंपोनेंट है, तो v बन जाती है 13 अंडर रूट, 13 अंडर रूट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यहां मास 1 kg है, तो हाफ इंटू 1 इंटू अंडर रूट 13 का स्क्वायर, हाफ इंटू मास 1 अंडर रूट 13 का स्क्वायर। इस तरह काइनेटिक एनर्जी बन गई 13/2,
क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे। 6.5 जॉल काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया 6.5 जॉल। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो पहले उसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की, फिर उसके बाद वो कहता है कि if momentum remains conserved, if momentum remains conserved, अगर मोमेंटम कांस्टेंट रहे, कंजर्व रहे, बाय डबलिंग मास काइनेटिक एनर्जी बिकम, if momentum remains conserved by doubling mass kinetic energy become, अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो और मास को डबल कर दें, मास को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या होगा। अब आपने ये याद रखना है कि जो जो स्टेटमेंट में क्वांटिटीज दी गई, चाहे वो कांस्टेंट है, चाहे हाफ है, डबल है, जो जो दी गई वो फार्मूले में होनी चाहिए, फिर ही हल हो। अब गिवन क्या क्या है, मोमेंटम कांस्टेंट है, मास का जिक्र है और काइनेटिक एनर्जी, तीन चीजें। तो ये फार्मूला देखिए फेडरल कोड की बुक में है, P²/2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर है P²/2m। P क्या है, मोमेंटम है। सर फिर ये कैसे है, जरा आप हल कर लें। P को m भी कहते हैं तो m²v²/2m, P को m भी कहते हैं ना, तो स्क्वायर मीन m²v²/2m, एक m से m कैंसिल, हाफ m v² रह गया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P²/2m। अब आप देखें ये तो वो कांस्टेंट कह रहा है, P कांस्टेंट है, खुद कहा उसने अगर P कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अब क्वेश्चन बढ़, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो वो ये कह रहा है कि मैंने मास को डबल किया काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चे क्या करते हैं, वो हाफ m² लिख के मास डबल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डबल, हालांकि वो लगना ही नहीं हाफ m², क्योंकि एक रेफरेंस दिया गया है कि मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे कह रहे ना, ये बात निकाल दे, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट वाली बात निकाल दे, फिर आप कहेंगे मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी डबल होगी। लेकिन अगर कह रहे हैं मोमेंटम कांस्टेंट है तो उसको फार्मूले में लाना पड़ेगा, और अगर वो फार्मूले में आएगा तो m को नीचे चला गया, इसका मास और काइनेटिक एनर्जी इनवर्स है। अब आप लिखते हैं मास डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, उल्टा है ना, मास डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। अब आप जो है ना वो एक एमसीक्यू पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन से रिलेटेड करने, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, उसमें वो कहता है if height decrease by 30% potential energy decrease, if height decrease by 30%, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितने परसेंट डिक्रीज हो। मैंने आपसे पहले कहा हाइट ही असल में पोटेंशियल एनर्जी। आप ये लिखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है, तो जितने परसेंट हाइट कम हुई है उतने परसेंट ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्योंकि डायरेक्ट है, इसलिए 30% ही डिक्रीज होगी। जितनी हाइट बढ़े उतनी पोटेंशियल बढ़ेगी, जितनी हाइट कम हो उतनी पोटेंशियल कम हो। ये आपने चौथा चैप्टर पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है आज चौथे में से? हमने पढ़ा है कि वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ जीरो है, ये किताब में नहीं लिखा लेकिन स्टेटमेंट दी कराई। एनर्जी पढ़ी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी। तीसरे के दो न्यूमेरिकल, कौन कौन से हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं? तीसरे के हम कर चुके हैं तीसरे में से 10 तक। आज हम करेंगे 3.8 और 3.9।
ये दो न्यूमेरिकल हम करेंगे 8 और 9, दो न्यूमेरिकल तीसरे के कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल साथ ही कर लेने थे, इसीलिए लेट किया कि कुछ बच्चे नए आ गए थे, कुछ चैप्टर नया स्टार्ट किया, न्यूमेरिकल साथ साथ दो लोग कर रहे हैं। तो 3.8 देखें जी पहले। 3.8 है कि ट्रक weighing 2500 kg moving with velocity of 21 meter per second. Mass of ट्रक जो है M1 2500 kg है, उसकी velocity V1 21 मीटर प्लस M1 की 2500, V1 की 21, 2500 V1 21 प्लस V2 क्योंकि 0 है इसलिए दूसरा फैक्टर 0, V2 0 होने की वजह से। इधर फिर लिखा M1 V प्लस M2V। ये देखिए आपने V1 डैश को भी V लिखा है और V2 डैश को भी V लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुलियन के बाद उनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाती है। अब ये बना 2500 मल्टीप्लाई बाय 21, V कॉमन ले लें, M1 प्लस M2, V कॉमन लिया M1 प्लस M2, यहाँ M1 और M2 की वैल्यू को ऐड करते हैं, एक 2500 एक 1000 है, 3500 बन गई, तो 2500 into 21 equals to V क्रॉस 3500, 2500 into 21 equals to V क्रॉस 3500। यहां से V फाइंड करें, V आएगी 2500 जरा 20 डिवाइडेड बाय 3500। ये जब डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आता है कि टू blocks of massage 2 kg and 0.50 kg. These are attached to two ends of compressed spring. Two ends of compressed spring. देखिए जी दो मैसेज हैं, 3.9 करा रहा हूं, चीजों को थोड़ा साथ साथ रखेंगे फिर क्लियर होगी। नए बच्चे बोर करें, पुराने बच्चे 3 के न्यूमेरिकल और बोर करते हैं, बाकी 7 न्यूमेरिकल रह गए, जैसे ये खत्म होंगे तो फिर हम 4 ही कर रहे हैं, वो एक ही चैप्टर कंटिन्यू रहे। तो 3.9 में ये M1 है और ये M2 है, दोनों कंप्रेस स्प्रिंग से अटैच है, कंप्रेस नहीं। M1 की वैल्यू 2 kg है और M2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 2 kg, इसकी वैल्यू 0.50 kg। आपको लिखता है कि the elastic potential energy stored in spring is, स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो 10 जूल है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। फाइंड वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक इन स्प्रिंग। वो वेलोसिटीज निकालें जब ब्लॉक इससे अलग हो जाए स्प्रिंग से। ऐसे एक m1 इसकी स्पीड होगी 1 डैश, ये निकाले, और इधर जाए m2, उल्ट जाना है, और उसकी स्पीड हो v2 डैश, ये मालूम करना है, v1 डैश और v2 डैश। यहां पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले वही बात, मोमेंटम बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर।
momentum before release equals to momentum after release. Momentum after release, ध्यान से जरा, बिफोर रिलीज तो 0 है क्योंकि दोनों कंप्रेस्ड हैं, बिफोर रिलीज नहीं है, आफ्टर रिलीज M1 V1 डैश माइनस M2 V2 डैश या प्लस रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस रहने दें, डैश क्यों है, आफ्टर रिलीज V1 डैश और V2 डैश 0 equals to M1 and 2 क्रॉस V1 डैश प्लस ये है 0.5 क्रॉस V2 डैश। ना आपको V1 डैश पता है ना V2 डैश, यही तो मालूम करनी है। ये प्लस हो रही है, इधर आकर माइनस हो जाएगी, यानी 2V1 डैश बराबर है माइनस 0.5 V2 डैश। V1 डैश किसके इक्वल आई या V2 डैश निकालना है, एक ही बात है, V2 डैश निकालना, ये बनेगा माइनस 2/0.5 V1 डैश। V2 डैश बन रहा है माइनस 2/0.5 V1 डैश, या V2 डैश बराबर आ रहा है माइनस 4 V1 डैश। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। और कैसे आया, 2 को 0.5 पे डिवाइड, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, जिसके अंदर आपके सामने V2 डैश भी अननोन है और V1 डैश भी अननोन है। अब आप ये लिखें कि भाई जो एनर्जी उनमें स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो, ये देखो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी उनमें 10 था, 10 जाओ, काइनेटिक एनर्जी का गेन बनना है हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर। जब तक स्प्रिंग कंप्रेस था ना 10 जूल एनर्जी थी उसके पास, जैसे ही वो स्प्रिंग अलग होगा वो 10 जूल दोनों की काइनेटिक एनर्जी बन गई, इन दोनों की, पहले मैच जमा दूसरा मैच, ये लिखा 10 हाफ M1 कितना है M1 2 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 कितना है 0.5। ये V2 डैश की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में निकाली, वो क्या वैल्यू थी वो इधर पुट कर दें, माइनस 4 V1 डैश का स्क्वायर, स्क्वायर है ना इधर साथ, यहां बना 10, 2 से 2 कट गया V1 डैश स्क्वायर प्लस यहां पे आ रहा है हाफ 0.5 क्रॉस 16 V1 डैश स्क्वायर, 16 और का स्क्वायर, तो माइनस किधर गया, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 16 को 0.5 से जरूरत नहीं, या 8 को 0.5 से जरूरत है, 5/10 4 बनता है। इसका मतलब 10 इक्वल्स टू V1 डैश स्क्वायर प्लस 4 V1 डैश स्क्वायर, ये सारा 4 आ रहा है, 2 और 16 कैंसिल करके 0.5 से जरब देंगे, 4 और 1 5, 5 V1 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 10, तो V1 डैश स्क्वायर कितना आ रहा है 2, अंडर रूट लेंगे, V1 डैश आ रही है 1.4 मीटर पर सेकंड, ये एक आंसर है। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो दूसरा आंसर आ जाए, पुट इन 1 में पुट किया तो V2 डैश माइनस 4 क्रॉस 1.4 माइनस 5.64 मीटर पर सेकंड दूसरा आंसर है। 3.9 दोबारा देख लें, मैंने कहा 10 जूल एनर्जी है ना, 10 दोनों की काइनेटिक एनर्जी बन गई, V2 डैश की वैल्यू पुट की वो इक्वेशन वाला है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 V1 डैश स्क्वायर, ये सारा हल किया, ये 4 आ रहा है, 4 V1 डैश स्क्वायर, V1 डैश स्क्वायर 5 उधर डिवाइड कर दिया 2,
अंडर रूट लिया तो 1.4, दूसरी कैसे आई, इसी b1 डैश इक्वेशन 1 में पुट कर, तो b2 डैश -4 क्रॉस 1.4 क्या बना, -5.64 मीटर पर सेकंड। इंशाल्लाह बाकी कल अभी इसको